हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। वो है हमारा स्ट्रीम लाइन क्या होता है, पथ लाइन क्या होती है, स्ट्रीक लाइन क्या होती है और स्ट्रीम ट्यूब क्या होती है। साथ ही कुछ जो है इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम जो है सॉल्व करेंगे। ये हमारा फ्लड डायनामिक्स का पार्ट लेक्चर 6 है। तो इसके प्रीवियस वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी पहले से बना दी है। आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के पहले वो वीडियो जो है कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि जो है जब हम जीरो से यानी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं तो ज़्यादा हमें चीज़ें जो है समझ में आती हैं। ठीक है, तो देखेंगे आज की इस वीडियो में स्ट्रीम लाइन क्या होती है सबसे पहले। ठीक है, सबको हम जो है एक बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा हमें जो है समझ में आएगा। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन हम चलिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं स्ट्रीम लाइन, फिर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। जब तक हम हेडिंग डालें तब तक जो आप चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं स्ट्रीम लाइन क्या है। स्ट्रीम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, और ये कुछ और आपको एडवांस में इसमें मिलेगी आपकी, वो हम बता रहे क्या मिलने वाला है इसमें। देखिए साथ में हम इसमें कुछ डिफरेंस भी बताएंगे कि हमारी पथ लाइन और स्ट्रीम लाइन में क्या इसमें डिफरेंस है बेसिकली। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा लैंग्वेज लिख लेंगे, थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे तो हम जो है फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन डेफिनेशंस नहीं है, आसान है, आप अच्छे से जो है सीख सकते हैं। ठीक, कैसे है लिखिएगा, समझिएगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन इज द कर्व। वैसे भी तो बेसिकली हमारा ये कर्व ही होता है। ये जो स्ट्रीम लाइन है हमारी क्या है, इज द कर्व ड्राइन ऑन द फ्लड, यानी जो हम फ्लड पर ड्रा करते हैं, फ्लड सरफेस। ठीक है, सच डेट, तो हम कह सकते हैं यहाँ से सच डेट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, पहले थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एट एनी पॉइंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑब्लिक कह सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, समझिए क्या है ये जो होता है, एक जो फ्लैट पर खींचा हुआ ये अपना जो कर्व ही होता है। कैसे, वैसे हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपकी जो है इस प्रकार से ये जो है हमारा कर्व खींचा हुआ है, तो ये हमारी स्ट्रीम लाइन होगी। कब होगी, जब जो है हमारे प्रत्येक पॉइंट पर देखा जाए तो जैसे हमारा ये कर्व है। ठीक है, इस कर्व पे यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें यानी इसकी टेंजेंट खींच दें, सपोज जैसे हम टेंजेंट खींचेंगे यहाँ से, जैसे ये रही हमारी टेंजेंट, तो जो टेंजेंट की दिशा और डायरेक्शन होगी वही हमारी किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, यदि वेलोसिटी की होगी। यानी कि किसी भी पार्टिकल से हम यहाँ पर खींचेंगे तो वो जो है, जैसे यहाँ पर सपोज हमने खींची, तो यहाँ पर जो हम यदि खींचेंगे तो हमारा जो है जैसे हमने ये खींची तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। तो यानी कि सिंपली तौर पर कहें कि स्ट्रीम लाइन इज द कर्व हुज जो रिप्रेजेंट करता है हमारी जो है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन क्या होती है उसको। ठीक है, और हाँ, जो स्ट्रीम लाइन होती है वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। यदि हमारी दो स्ट्रीम लाइन होगी वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो है हमारा इसका मेन जो है रीजन होता है। यानी स्ट्रीम लाइन, क्योंकि यदि ये हमारे टू स्ट्रीम लाइन जो होती हैं यदि इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो किसी भी पार्टिकल के हमारे दो जो है डायरेक्शन होंगे जो कि पॉसिबल नहीं होंगे हमारे। ठीक है, ठीक है, इस वजह से जो है जो आपकी स्ट्रीम लाइन है वो कभी भी हमारी जो है
क्या नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन पथ लाइन क्या होती है, पथ लाइन जो होता है वो एक्चुअली पथ होता है, यानी जो कि पार्टिकल उसको क्या करता है, जो तय करता है, यानी जो एक्चुअली पथ होता है उसे क्या बोलते हैं, पथ लाइन। और जो पथ लाइन होता है किसी भी पार्टिकल का, वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, यानी उसमें जो है वो इंटरसेक्ट हो सकता है। और जो है वो दो लाइनों में भी, हमारा दो लाइन पथ लाइन होती है, वो इंटरसेक्ट हो सकती है, या हो सकता है जो पार्टिकल का पथ है अकेले कर्व का, वो स्वयं भी जो है जो इंटरसेक्ट हो सकता है। अभी हम लिखाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, समझिए। अब इसकी इक्वेशंस भी अभी हमें प्रूव कराना है। स्ट्रेट लाइन, वही हमने लिखा है, स्ट्रेट लाइन इज द कर्व ड्राइन ऑन द फिलेट सरफेस, यानी फिलेट के सरफेस पर खींचा गया कर्व है, सच डेट जिसके ऊपर टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा along दी डायरेक्शन, उसके सापेक्ष क्या बताती है, मोशन का जो डायरेक्शन बताती है, मीन्स वेलोसिटी की डायरेक्शन बताती है। तो ये होता है इसका जो मेन होता है। अब इसमें देखिएगा, इसमें हमारा चूंकि यदि हमारा यदि v वेक्टर है तो इसमें जानते हैं इसकी पोजीशन वेक्टर भी निकलेगा हमारा, है कि नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर हमारा, सपोज यहाँ से आप मान लें, सपोज पोजीशन वेक्टर r बराबर हम जानते हैं क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप और प्लस का जेड के कैप होता है। इसी प्रकार से आपने इसका यदि डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डी आर वेक्टर भी मिल जाएगा, आपका नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से डी आर वेक्टर यदि निकालेंगे तो डी एक्स आई कैप, इसी प्रकार से डी वाई जे कैप और इसी प्रकार से डी जेड के कैप। तो ये तो रहा हमारा जो पोजीशन के सापेक्ष जो उसमें मतलब परिवर्तन हो रहा है, चेंजमेंट आ रही है, उसका जो स्थिति वेक्टर पोजीशन वेक्टर ये हुआ हमारा। इसी प्रकार से हमारा जो वेलोसिटी है, अब देखिए जो वेलोसिटी है इसको यदि हम क्यू माने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि आपका जो पोजीशन जो घटक निकलेंगे उसमें आप यू वी डब्ल्यू मानेंगे। अब चूंकि वी जे है और वी वो रहेगा तो थोड़ा जो है कन्फ्यूजन आएगी आपको कि ये आपका कंपोनेंट्स है कि मेन आपका जो वेलोसिटी है। तो जो है ज़्यादातर बुक्स में जो अलाउ किया गया वो क्यू को जो है वेलोसिटी माना गया है। तो यहाँ पर जैसे सपोज ये है तो आप बी कह दिए कोई बात नहीं, लेकिन इसको है ना हम क्यू मानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी आप अपनी नोटबुक में जो है क्यू वेक्टर इसको सपोज मानिएगा। जो क्यू वेक्टर है वो आपका क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी है। क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, ठीक, क्या है वो वेलोसिटी, ठीक है। अब इसके घटक तोड़ेंगे तो क्यू वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से जानते हैं यू वाई कैप एक्स डायरेक्शन में, इसी प्रकार से वी जे कैप है और फिर डब्लू के कैप, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहले हम यहाँ नोट करेंगे तो इसका जो व्यंजक निकलता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन, जो कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, तो उसको जो है हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ी लैंग्वेज लिखेंगे इसके बारे में, है कि नहीं है। तो इसको चाहे तो आप P कह दीजिए, कोई बिंदु P है और यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची Q है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, लेट माना Q वेक्टर इज द वेलोसिटी, क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ फ्लड, ठीक है, क्या है वो वेलोसिटी है ऑफ फ्लड एंड टी क्या है हमारा टेंजेंट वेक्टर है, ठीक है। टी बराबर, अब इस टेंजेंट वेक्टर को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, मतलब टी के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन हमारा क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर होगा, यानी डी आर डी टी, ठीक है। वी क्या हो जाएगा जी, टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा, टेंजेंट वेक्टर, ठीक, ठीक है, वेक्टर, ठीक है। when two वेक्टर इज पैरेलल, देखिए जब कोई टू वेक्टर जो है पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं, देन तब आप जानते हैं इसको, उसका क्रॉस जो प्रोडक्ट होता है, यानी सॉरी क्रॉस जो मल्टीपल जो किया जाता है वो क्या होता है वहाँ पर, वो है आपका जीरो होता है। यानी जब कोई दो वेक्टर हमारे जो पैरेलल होंगे तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा क्या होगा हमारा, वो जीरो के बराबर होगा, नहीं होगा। तो यानी कि हमारे जैसे स्पर्श रेखा जो
मतलब कौन सा वेक्टर हमारा टी वेक्टर, और वेलोसिटी वाले जो वेक्टर हैं वो कैसे हैं हमारे पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो वो हमारा कैसा होगा, हमारे उसके सापेक्ष हमारे कैसे, हमारे इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम, क्यू वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर डी टी बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये जो है पैरेलल होंगे वेलोसिटी के सापेक्ष, और जो हमारा है टाइम के अकॉर्डिंग जो है, जो हमारा चेंजमेंट आ रही है पोजीशन वेक्टर में उसके तहत। ठीक है, जब ये पैरेलल होंगे तो इसका ये क्या होगा हमारा, जीरो होगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के पश्चात हम क्या करेंगे, इसकी देखो ऐसा चित्र बनता है, जैसे आप ये बनाया आपने, इसको यदि हम ड्रा करें तो हमारा जो चित्र फिगर है इस प्रकार से बनता है। जैसे सपोज हमारा फ्लड पार्टिकल जे है, तो इसमें सपोज हमारा ये फ्लड है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी प्लेट्स के रूप में बनता है, यानी ये क्यू हमारा जो है वेलोसिटी है हमारी। ठीक है, क्यू वेलोसिटी है, और हमें टाइम के अकॉर्डिंग इसमें जैसे चेंजमेंट चाहिए, यहाँ से क्या चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज हमारा ये जो है, यहाँ से देखिएगा आपका जैसे ये फ्लड है, ये फ्लड है। ठीक है, फ्लड का वेग है, सपोज हमने ऐसे कर दिया, तो इसमें जो इस यहाँ से जो है स्पर्श रेखा खींचेंगे ना, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से, तो जो स्पर्श रेखा खींचती है हमारी, तो वो जो है क्यू के जो सापेक्ष कैसी आती है, समानांतर आती है। यानी हमारा जो है यहाँ से डी आर जो डी टी यानी जो इस पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा क्या आएगा, यहाँ से इस जस्ट इस क्यू के समानांतर होगा। तो इस प्रकार से होता है, यानी ऐसे जो खींचेंगे कोई सा भी पार्टिकल, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है जो टेंजेंट वेक्टर होगा वो क्यू के कैसे सापेक्ष कैसा होगा, पैरेलल होगा। जब जितना कर लेंगे तो अब हमें करना क्या है, क्यू का मान रखना और आर का मान रखना है। ठीक है, तो जब रखेंगे तो टी हम चाहें तो इसको जीरो के बराबर कर सकते हैं, तो इम्प्लाइज डेट हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ से कैसा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्यू, ठीक है, क्रॉस डी आर वेक्टर और बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्यू हमारा क्या है, और क्यू हमने यहाँ पर डिफाइंड कर ही दिया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यू आई कैफ प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा वी जे कैफ और प्लस का जो है आपका डब्लू के कैफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्रॉस, हम कह सकते हैं यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हमारा जो है डी आर को हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है आपके लिए, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस का डी वाई जे कैप प्लस का डी जेड के कैप। ठीक है, तो इस प्रकार से जी आया। अब बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। और आप जानते हैं क्रॉस को हम किससे करते हैं, डिटरमिनेट से सॉल्व करते हैं, है ना, सारणिक से। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है सारणिक फॉर्म में जो है लिख लेंगे इस प्रकार से। कैसे, आप पहले तो आई जे के लिख लिया जाता है, आपने पढ़ा है ये तो, है कि नहीं है, इसमें कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है। जो पहले होता है पहले उसके लिखे जाते, जो बाद में होता है उसको बाद में लिखा जाता है ना। तो यू वी और फिर डब्लू, ठीक है, डी एक्स डी वाई और फिर क्या हो जाएगा, डी जेड। इसको हम बंद करेंगे इस प्रकार से बराबर जीरो। अब इसको हमें सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए पहले हम आई लेंगे, जब आई लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस चिन्ह लगा के, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस इनका गुणा कराएंगे। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा बी डी जेड, कैसा बनेगा, वी डी जेड फिर माइनस डब्लू डी वाई, यानी हमारा क्या बन जाएगा, डब्लू डी वाई। अब यहाँ पर हमारा क्या कर देंगे, आई। ठीक है, माइनस, अब हम माइनस फॉर्मूला होता है, अब जे को ले लेंगे, तो जे को हम पीछे लिखेंगे, तो जे नहीं लिख रहे हैं अभी। अब देखिए हम जे छोड़ेंगे तो इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, तो अभी इसका मल्टीपल इसके साथ होगा, फिर माइनस चिन्ह लग के किसके साथ होगा, तो यानी होगा यू डी जेड माइनस, समझिएगा, यू डी जेड माइनस डब्लू डी एक्स और फिर हमारा यहाँ हो जाएगा जे कैप। इसी प्रकार से प्लस के कैप हो जाएगा, और यहाँ जो है इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, अब इसका इसके साथ होगा, तो यू डी वाई, ठीक है, यू डी वाई फिर क्या हो जाएगा हमारा माइनस वी डी एक्स बराबर में क्या है, कित कैप हम लिख ही चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, बराबर जीरो। और जीरो का हम क्या लिख सकते हैं, यू आई कैफ, जीरो जे कैफ और जीरो
के कैप, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यदि कंपेयरिंग करा देंगे, यहाँ से हम क्या करा देंगे, कंपेयरिंग। जब हम कंपेयरिंग करा देंगे तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, ये देख रहे हैं जी किसके बराबर है, आई की गुणांक कंपेयरिंग कराएंगे तो 0 के बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा बी डी जेड माइनस डब्लू डी वाई बराबर में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जी हो जाएगा। चलिए इसको भी हम बराबर कर देंगे, कॉमा। इसी प्रकार से यू डी जेड माइनस डब्लू डी एक्स बराबर में 0। इसी प्रकार से हमारा यू डी वाई माइनस वी डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें जो है कुछ नहीं, आपको जो है यहाँ से इनको जो है वैसे फॉर्म में लिख लेना, बटे के फॉर्म में, यानी वैसे। ठीक है, तो इनको हम कैसे करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो उसको उस साइड ले जाएंगे बराबर में बी डी जेड बराबर डब्लू डी वाई, कॉमा इसको करेंगे हल हम। ठीक है, तो यू डी जेड बराबर डब्लू डी एक्स, ठीक है, कॉमा यहाँ से यू डी वाई माइनस वी डी एक्स इक्वल टू, सॉरी इक्वल यहीं लगा दिया, इसको कट कर दो। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको वहाँ, यानी डी जेड बटे में हमारा क्या आ जाएगा, डब्लू और बराबर में डी वाई और फिर क्या आ जाएगा, बी। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो डी जेड डिवाइड में हमारा डब्लू बराबर में हमारा डी एक्स और फिर बटे में यू, कॉमा इसी प्रकार से डी वाई बटे में हमारा वी हो जाएगा। ठीक है, बराबर में हो जाएगा डी एक्स बराबर में हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ से यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको कंबाइन करके लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइंड करके हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है। जब कंबाइंड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा, तो एम्प्लाई यहाँ से लिख सकते हैं, जो इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन कह दीजिए, इसको हम जो है थर्ड इक्वेशन कह देंगे। तो यहाँ से हम कह देंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से हम देखेंगे तो देख रहे हैं जे इसके बराबर है, तो देख रहे हैं इसके बराबर एक्स भी है, तो जे इसकी जगह पे, इस पूरी जगह पे जे रख देंगे। और देख रहे हैं जे भी इसके बराबर, तो यहाँ से हमारा क्या क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि जो हमारा डी यू है, मतलब डी एक्स यू बराबर डी वाई बटे में हमारा वी बराबर डी जेड बटे में डब्लू, ये हमारा संबंध निकल के आ गया। इस संबंध को ही हम कहते हैं क्या, इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो हम कह सकते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो आशा है कि आप जो है स्ट्रीमलाइन अच्छे से समझ गए होंगे। स्ट्रीमलाइन क्या होती है कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर यदि जो है कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो स्पर्श रेखा जो है वो क्या करती है, उस वेग की जो है दिशा बताती है। तो ऐसे ही कर्व को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो इक्वेशंस होती है इसकी डी एक्स डिवाइड में यू इक्वल डी वाई वी बराबर में डी जेड बटे में डब्लू। तो इस प्रकार से जी हमने जाना स्ट्रीमलाइन क्या होती है। आइए अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है पथलाइन क्या होती है। ठीक है, पथलाइन को हम जो है समझेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करें, यहाँ पर एक नोट लगा लीजिए। कभी कभी ऑप्शन में जो है एक पूछ लिया जाता है यहाँ पर, तो वो नोट ज़रूर लिख लीजिएगा कि क्या कि टू स्ट्रीमलाइन जो हैं आपकी, मतलब टू स्ट्रीमलाइन कैन नॉट बी इंटरसेक्ट
इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी जो आपकी स्ट्रीम लाइन होगी वो एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं, ठीक है, हमेशा वो है अलग अलग रहेंगी, क्योंकि आपने इक्वेशन जो निकाली है कब के लिए निकाली है, वो जब वो इसके पैरेलल के अप्रॉक्स होंगी यानी कट नहीं करेंगी, तब के लिए ही हमारी इक्वेशन ये वैलिड है ना। लेकिन जो पथ लाइन होती है वो इंटरसेक्ट जो है कर सकती है, ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है स्ट्रीम एंड पथ लाइंस में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहले डेफिनेशंस जो है पथ लाइंस की क्या होती है, फिर इसको जो है हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो ए पथ लाइन इज ए कर्व, ये भी हमारा कर्व होता है, विच ए पार्टिकुलर फ्लड पार्टिकल describes during its motion, ठीक है, मोशन, ठीक है। अर्थात यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, द एक्चुअल पथ फॉलो बाई, अभी समझाएंगे हम, फॉलो बाई द पार्टिकुलर फ्लड पार्टिकल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। पार्टिकल इज कॉल्ड पथ लाइन, क्या कहेंगे उसको, पथ लाइन कहेंगे, ठीक है। ठीक, अब समझिए ये क्या होता है कि इसमें कोई एक पार्टिकुलर जो भी पार्टिकुलर होगा, यानी जिस प्रत्येक जो पथ होगा यानी पार्टिकल होगा, वो क्या है, जो रियल में अपना जो है पथ डिस्क्राइब करता है, तो उसी जो रियल पथ होता है उसी को, एक्चुअल पथ जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पथ लाइन कहते हैं। मीन्स जैसे सपोज आपने एक बूंद डाली, ठीक है, एक बूंद गिराई, सपोज किसी की भी, मतलब एक बूंद जैसे ले लीजिए, बूंद गिरी यहाँ पर, अब वो बूंद कौन सा पथ अनुसरण करेगी, सब या ऐसे भागी, सपोज वो यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक गई तो यही हमारा उसका एक्चुअल पथ होगा, क्या होगा वो, यही इसका क्या होगा, एक्चुअल पथ होगा, ठीक है। तो समझ गए क्या है, जो पार्टिकुलर जो उसका पार्टिकुलर फ्लैट पार्टिकल होगा जो, वो क्या करेगा, एक्चुअल में जो पथ बनाता है वही हमारा क्या होता है, पथ लाइन होती है, ठीक है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। जैसे अब हम यहाँ से क्या करें, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जिस प्रकार से इसकी होती है उसी प्रकार से हमारी जो है इसकी होती है। तो यहाँ पर हम जो है इसकी इक्वेशंस लिख लेंगे कि क्या, चलिए इसको हम जो है दूसरे मार्क पेन से देख लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ से कि द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको है ना यू है जी, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ पथ लाइन्स आर, ठीक है, क्या होता है वो हमारा इस प्रकार से चलता है क्या, कि जो उसका वेलोसिटी क्यू होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा जो दूरी के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस होती है, यही इक्वेशंस क्या होगी हमारी, इससे जो है पथ लाइन की होती है। लेकिन ये तो रही अभी वेक्टर फॉर्म में, तो इसको हम जो है बिना वेक्टर के भी निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकाल सकते हैं तो वो समझ लीजिए कैसे निकालना। जैसे क्या है, आप जानते हैं क्यू आपका क्या होता है, क्यू आपका होता है यू वाई कैप प्लस का वी जे कैप प्लस का डब्लू के कैप, यही तो होता है। और ये डी आर डी टी है आपका, ये कैसे है, अब आप देखिए डी टी, ठीक है, और आप जानते आर क्या होता है, एक्स आई कैप होता है, फिर वाई जे कैप होता है प्लस का
जेड के कैफ होता है। इसका डिफ्रेंसिएशन कराएंगे तो क्या आएगा, डी एक्स डी टी आई कैफ हो जाएगा, डी प्लस डी वाई डी टी जे कैफ हो जाएगा, प्लस डी जेड डी टी के कैफ हो जाएगा। इतना ही तो हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से समझिए, अब यहाँ से कंपेयरिंग करा देंगे आई जे के कोएफिशिएंट से, तो हमारा लाइक दिस इस प्रकार से निकल आएगा। इसको आप लिख भी सकते हैं क्या, कि कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के, ठीक है, कॉमा हटा दीजिए, एंड के, ठीक है, ऑन बोथ साइड। जितनी आप सटीक लैंग्वेज लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है नंबर्स अच्छे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी मिल जाएंगी, तो हमें मिल जाएंगी क्या, इक्वेशन ऑफ दी पथ लाइन। तो क्या मिलेगी हमें इक्वेशंस, तो यहाँ से हमें इक्वेशन जो है मिल जाएंगी कैसे, u बराबर मिल जाएगा क्या, dx dt, ठीक है, कॉमा v बराबर मिल जाएगा क्या, dy dt, ठीक है, कॉमा और w बराबर मिल जाएगा क्या, dz dt, ठीक है। तो ये हमें जो है इस प्रकार से जो है हमने जाना कि पथ लाइन क्या होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे अगला हमारा है स्ट्रीक लाइन क्या होती है, तो स्ट्रीक लाइन को हम जानेंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम स्ट्रीक लाइन क्या होती है, लेकिन पहले जो है इसका हम पार्टिकुलर फिगर बना लेंगे तो आपको जो है बेटर आएगा समझ में। तो हम क्या है इसका एक जो है पार्टिकल फिगर जो है बना लेते हैं, तो उसमें जो है आपको क्लियर भी हो जाएगा और हमारा काम भी बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए सपोज हमने जो है इस प्रकार से जो है इसका एक कोऑर्डिनेट बना लिया इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ सपोज यहाँ की पोजीशन जो है 0 है, यहाँ से एक पहला हमने बूंद गिराई, सपोज आप बूंद से ही मतलब निकाल लीजिए कि हमने एक जो है किसी बोतल से एक बूंद गिराई, सपोज वो पार्टिकलर है वो इस मार्ग से गया, यानी वो हमने बूंद गिराई जैसे ही सपोज वो इस मार्ग से ऐसे गया तो इसमें यहाँ तक पहुँच गया वो, ठीक है। अब हमने दूसरी बूंद गिराई तो जरूरी थोड़ी कि वो वही मार्ग अनुसरण करेगा, थर्ड पार्टिकल है उसे तो जो अच्छा मार्ग लगेगा उसी में चल देगा अपना, है कि नहीं, जरूरी थोड़ी उसी का अनुसरण करेगा। तो सपोज वो क्या है, तो वो सपोज वो है यहाँ गया वो इस प्रकार से। हमने पहले ही बताया था कि जो ये जो डायरेक्शन बूंद वाला बताया था, ये कौन से पार्ट हमारा जो जी है हमारी, ये क्या है हमारी पथ लाइन है, ये कैसी है, ये पथ लाइन है। तो पहले भी हम लिखवा चुके हैं पथ लाइन क्या है, पथ लाइन जो है आपकी वो यदि 2 लाइन है 3 लाइन है तो वो आपस में इंटरसेक्ट भी कर सकती है, यानी कि जरूरी हो भी सकता है कि वो यही वाला डायरेक्शन कर ले या ऐसा भी हो सकता है कि वो दूसरा मार्ग रख ले। तो यानी कोई इसका निश्चित नहीं है कि कौन से मार्ग में जाएगा। जैसे आपने 3-4 बूंदें 4-5 बूंदें गिराएंगे, जब ज़्यादा बूंदें हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे उसी पथ का अनुसरण भी करने लगते हैं, आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो ऐसे हमने तीसरी बूंद जो है करी तो हमने सपोज वो यहाँ तक पहुँच गई, मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है। अब हमें क्या करना, जैसे हम बूंदें गिराते जा रहे तो यहाँ से देख रहे हैं प्रत्येक पथ लाइन क्या है, सबकी अलग अलग है। लेकिन अब देख रहे हैं ये जो पार्टिकल हैं, यानी ये पार्टिकल जो दिख रहे हैं, जब इनको जो है किसी पोजीशन जब पहुंच जाने के पश्चात जहां पर ये रुक जाए, जब हम इसी रुके हुए पार्टिकल के जब इनको हम ड्रा करते हैं एक लाइन, जब हम इनको मिलाते हैं तो ये जो मिलाई गई रेखा है आपकी, जो मिलाई गई रेखा है इसी को ही हम बोलते हैं क्या, स्ट्रीक लाइन। क्या बोलते हैं इसी को, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। तो समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है। यानी क्या कि पहले हमारा जो पथ लाइन का अनुसरण करते हैं, पथ जब जो रुक जाते हैं पार्टिकल, जैसे ही रुक गए तो क्या है, उन जितने भी पार्टिकल हो हमारे चाहे जिस दिशा में हो, तो चाहे जिस दिशा में हो उनको मिला दें तो जो मिलाने पर कर्व मिलता है हमें, उसी लाइन को हम कहते हैं स्ट्रीक लाइन। समझ गए आप, कोई दिक्कत वाली तो है नहीं बात। यानी इसका फॉर्मेशन किससे होता है, जो पथ लाइन से होती हैं उसके जो अंतिम बिंदु होता है उसके पॉइंट्स को मिलाने से ही जो स्ट्रीक लाइन का जो है फॉर्मेशन
होता है। आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। आइए कुछ लैंग्वेज इसकी लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस, फिर इसकी जो है इक्वेशंस भी हम जो है देख लेंगे स्ट्रीक लाइन की क्या होती है। ठीक है, तो लिखेंगे हम ए स्ट्रीक लाइन, ए स्ट्रीक लाइन इज ए लाइन है हमारी। ठीक है, लाइन ऑन विच लाई all those flood elements that at some earlier instant, इसको सही से लिखेंगे, instant passed through a particular point in space। ठीक है, इन स्पेस, तो वही हमने लिखा है। यानी ए स्ट्रीक लाइन जो होती है वो एक लाइन होती है ऑन विच लाई, जो लाई करती है ऑल दोज फ्लड एलिमेंट्स, यानी जितने भी फ्लड एलिमेंट्स होंगे हमारे, डेट सम अर्लियर इंस्टेंट पासिंग थ्रू ए पार्टिकुलर पॉइंट्स इन स्पेस, यानी कि जो हमने रेखा खींची है, जो पार्टिकुलर आपके जो पॉइंट्स रहेंगे उससे गुजरने वाले पर जो मिलाते हैं वही है हमारा। ठीक है, इन स्पेस में। ठीक, तो ये जो होती है हमारी स्ट्रीक लाइन होती है। आप देखिए इसका जो है इक्वेशन जो है हमें जो अब कभी कभी पूछ ली जाती है कि इक्वेशंस और न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें जो है इसकी इक्वेशंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें जो है स्पेशली यूज कौन सा, देखिए चूंकि इसमें ऑब्जर्वेशन किसका हो रहा है, दिख रहे हैं, इस ये पार्टिकल गया यहाँ गया, दूसरा पार्टिकल यहाँ गया, तीसरा गया यहाँ, तो देख रहे हैं अलग अलग पार्टिकल की पोजीशन पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्ट्रीक लाइन में मेनली यूजफुल जो अप्रोच है कौन सा है, हमने आपको 2 अप्रोच बताए थे, एक यूलेरियन और एक हमने बताया था लैग्रेंजियन। तो इसमें कौन सा वाला, चूंकि अलग अलग डिफरेंस इसमें हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा जो सुइटेबल रहता है इसमें, हाँ बिल्कुल सही पकड़े, यानी लैग्रेंजियन मेथड इसमें जो है अप्लाई होता है। ठीक है, ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम कौन सा अप्लाई करते हैं, इसमें लैग्रेंजियन जो है यूज करते हैं। ठीक है, इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, तो यहाँ से लिख सकते हैं चाहे तो हैशटैग लगा के, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रीक लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय कौन से मेथड से, लैग्रेंजियन मेथड से, लैग्रेंजियन मेथड या अप्रोच, कुछ भी कह दीजिए, अप्रोच। ठीक है, या मेथड। ठीक है, इससे यूज किया जाता है। और लैग्रेंजियन अप्रोच में आपने जाना है कैसे होता है, तो यहाँ से उसमें पहले तो इनिशियली पॉइंट होते हैं x0 y0 और z0। तो यहाँ पर मान लेंगे कि लेट माना x0 y0 और z0 आपके ये क्या है, बी द पोजीशन है हमारी, किसकी, पोजीशन ऑफ फ्लड एलिमेंट विच पासिस थ्रू जो गुजरते हैं कहाँ पर, एक फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स्ड स्पेस x1 y1 एंड z1। देन अब देखिए
फिक्स, अब यहाँ पर ये मत सोच लीजिएगा कि यहाँ से जो है फिक्स्ड पॉइंट स्पेस कर दिया गया तो हमारा जो है यूलेरियन आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ तो आपका यूलेरियन है, लेकिन यहाँ से जब शुरुआत करते हैं वहाँ आपका जो है लैग्रेंजियन है। समझिएगा, यही फोकस है। यानी यहाँ जो पॉइंट है x1 x2 y2, मतलब जो है x1 y1 और z1 है, तो यहाँ तो आपका फिक्स एरिया, तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन होगा वो हमारा कौन सा होगा, यूलेरियन होगा। लेकिन यहाँ का जो ऑब्जर्वेशन चलता है तो वहाँ पर देखिए, यहाँ चूंकि जो है फिक्स्ड एरिया फिक्स्ड किया गया, तो यहाँ से तो फिक्स्ड रहेगा हमारा, तो वही है हमारा x0 y0 एंड z0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा बनेगा, तो कैसी इक्वेशंस बनेगी, आपने कैसी बनाई थी, तो पहले इसके लिए बनाएंगे, तो x1 बराबर क्या बनेगा हमारा f1 x0 फिर y0 जी यूलेरियन के द्वारा पे है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से z0 और t, ये तो हमारा कहाँ पर, यहाँ के लिए है। ठीक है, लगा रहे हैं वही लैग्रेंजियन मेथड, और यूलेरियन मेथड में यहाँ वेग वेलोसिटी आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, y1 बराबर f2 x0 y0 z0 एंड t। इसी प्रकार से हमारा z1 आ जाएगा क्या, f3 x0 y0 z0 एंड t। ठीक है जी, आ गए। अब देखिए, चूंकि आप जैसे आपने लैग्रेंजियन सिस्टम में सॉल्व किया होगा तो आपको x0 पर बिंदुओं पर जो है पोजीशन निकालनी पड़ती है। तो यहाँ से आप क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो थ्योरेटिकल है, जब इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वहाँ ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे और x0 y0 एंड z0 के फॉर्म में उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व दिस, हम पूरा डेरिवेशन टाइप का करा दिए दे रहे हैं आपको। ठीक है, इक्वेशन फॉर x0 y0 एंड z0, इसके लिए सॉल्व करेंगे, तब हमें मिल जाएगा वी गेट। जब हम रख देंगे तो हमें x0 y0 एंड z0 के वैल्यूज मिलेंगे, है कि नहीं है। तो x0 मिला, सपोज मान लीजिए नया फंक्शन इस प्रकार से x1 y1 एंड z1 और t। ठीक है, इसी प्रकार से y0 मिलेगा तो g2, यहाँ हो जाएगा x2 y2 और z2 और यहाँ पर हो जाएगा t। इसी प्रकार से z0 हमारा मिल जाएगा g3 x3। ठीक है, और यहाँ पर हमारा, सॉरी यहाँ पर बन ही बन होगा। ठीक है, माफ़ी चाहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से बन, क्योंकि हमारे पोजीशन जो तो हमारी x1 y1 z1 ही है ना हमारी, इस वजह से y1 और यहाँ पर z1 एंड t1। ठीक है, तो इस प्रकार से जे रहेंगी हमारी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, हेंस अतः स्ट्रीक लाइन इज द लोकस ऑफ द पोजीशन क्या है हमारी, यदि नई पोजीशन मान लें एक्स वाई जेड, देन तब मतलब इससे गुजरती हैं, कहने का मतलब जी, यानी कि लोकस ये है, यानी जब जो लोकस है तो ये इस वाले पार फिर इससे गुजरेगा, जब गुजरेगा तो यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं, एक्स वाई जेड की जगह पे हमारा ये कैसा बन जाएगा, यानी इसको नया फंक्शन मानेंगे h1। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा x0 y0 एंड z0 किस, और क्या हो जाएगा t। ठीक है, किस वाली इक्वेशन से, ये जो आपकी फर्स्ट, इसको कंबाइंड में आप जो है फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए, इसको कंबाइंड में आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम, किसमें, फ्रॉम फर्स्ट से, क्योंकि इसका लोकस है तो जिसको क्या करेगा, ये बिंदु जो है इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो x1 x2 और y1 की जगह पे क्या रख देंगे हम, x y z। ठीक है, तो यहाँ से h1 और नया फंक्शन फिर डिनोट बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जब वैल्यूज रखेंगे तो कुछ वैल्यूज परिवर्तित हो जाएंगी, है कि नहीं है। तो x0 y0 z0 और t। इसी प्रकार से हमारा z बराबर हो जाएगा क्या, h3 x0 y0 और z0 एंड t। अब देखिए हमारा जो इक्वेशन जिस ये आ गया कौन सा हमारा, थर्ड। अब देखिए जो 2 की वैल्यूज हैं यहाँ पर, यदि हम रख दें क्या,
2 की वैल्यू यदि रख दें तो फंक्शनली हम जो है एक्स, देखिए x0 की वैल्यू यहाँ रख दें, y0 की वैल्यू यहाँ रख दें और z0 की वैल्यू रख दें, तो हमारी क्या है जी। अब ये तो एक फंक्शन है तो फंक्शन के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि यदि पूरा लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा विस्तारित हो जाएगा। चूँकि जी हमारा g1 है तो यहाँ g1 रख देंगे, तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये पूरा ये फंक्शन इसका है। तो यानी कि हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, पुट 2 इन किस में, थर्ड इक्वेशंस में। तो हम जब जैसे ही रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से समझिएगा क्या क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा हमें क्या, h1, ठीक है। यानी ये रखेंगे तो यहाँ पर g1, ठीक है, और यहाँ पर g2 और यहाँ पर g3 एंड t। और ये मत समझिए कि g1 ही हमने लिया है, ये पूरा है हमारा, क्योंकि g1 फंक्शन किसका इतना है, इसमें साइलेंट है, लेकिन ये फंक्शन पूरा ही हमारा कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से y बराबर हमारा हो जाएगा क्या, h2, इसी प्रकार से g1 g2 g3 एंड t, एंड लास्ट है अपना z बराबर यहाँ से h3 बराबर g1 g2 g3 एंड t। तो ये जो इक्वेशंस आई हमारी, ये तीनों ही इक्वेशंस हमारी होंगी किसकी, स्ट्रीक लाइन की। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या, विच इज रिक्वायर्ड, दिस इज, या दीज आर लिख लीजिए क्योंकि ज़्यादा हैं, दीज आर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रीक लाइन। तो समझ गए आप क्या है, सिंपली है, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है हमारा, ये इतना जो है आ गया है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हम जो है, जो अब पथ लाइन था उसमें कुछ नोट रह गए थे, उसको जो है आप पथ लाइन में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे लिखवा दे रहे पथ लाइन के लिए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ऐसा होता रहता है, हम थोड़ा जो है स्पेशली जो है लिखवा देते हैं ताकि याद रहे। वैसे हमने बोल तो दिया है लेकिन हो सकता है आपको याद ना रहे, इसलिए जो है आप इन नोट्स को ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या है यहाँ पर समझ लीजिएगा कि, ठीक है, समझेंगे क्या कि जो 2 आपके हैं, 2 पथ है यहाँ पर, पथ लाइंस, यानी जो 2 पथ लाइंस होता है, वैसे हमने बोल तो दिया लेकिन लिख लीजिए, 2 पथ लाइंस कैन इंटरसेक्ट, ठीक है, ईच अदर एंड आल्सो, ठीक है, याद नहीं रहा मुझे बताने का, ए पथ लाइन कैन इंटरसेक्ट इटसेल्फ, और इंटरसेप्ट इटसेल्फ का मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि अर्थात ये कह सकते हैं हम, इट कैन फॉर्म ए लूप। अब हम बताएंगे कैसे, यानी कि वो लूप बना सकती है। सपोज जैसे आपकी 2 स्ट्रीक लाइन है, तो यानी 2 पथ लाइन से वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ठीक है, एक दूसरे को। और लेकिन यदि वो स्वयं करेगी, चूंकि देखिए सपोज आपका जो ये लाइन है आपकी, ये पथ लाइन है, जैसे वो गई और यहाँ वापस लौटी, वो जो कट करेगी, तो जैसे उसने स्वयं को कट करेगी तो क्या बनेगा, एक लूप ही तो बन जाएगा हमारा। यानी कि यही हमने लिखा है कि इट कैन फॉर्म ए लूप, यानी ये जो है लूप में भी परिवर्तित हो सकती है, यानी बन सकती, लूप भी बना सकती है। तो ये तो रहा हमारा 3 हमने लाइन पढ़ी, कौन सी, स्ट्रीम लाइन, और हमने स्ट्रीम लाइन हो गई, पथ लाइन्स हो गई और स्ट्रीक लाइन हो गई। अब है हमारा अगला है हमारा स्ट्रीम ट्यूब। अगला टॉपिक क्या था हमारा, स्ट्रीम ट्यूब ही है ना, हाँ स्ट्रीम ट्यूब है। चलिए स्ट्रीम ट्यूब को हम जो है समझेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला है हमारा स्ट्रीम ट्यूब। जैसा कि उसके नाम में ही हमें जो है स्पष्ट पता चल रहा है कि स्ट्रीम ट्यूब जो है क्या होता है कि नहीं है, ठीक। आइए देखते हैं स्ट्रीम ट्यूब क्या है। चलिए हाँ लिखेंगे यहाँ से, इट इज फ्लड बाउंड। देखिए स्ट्रीम ट्यूब आपका होता क्या है समझेंगे। देखिए इसमें यदि आप जो है इसका एक फिगर बना लेते हैं पहले। सपोज आपने जो है इस प्रकार से एक जो है पाइप्स बनाया, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है।
अब इसमें जो है आप जानते हैं कि इस प्रकार से जो फ्लड जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसमें आपका जो फ्लड है वो क्या होगा, फ्लड इन होगा, यानी अंदर जाएगा, और यहाँ से फ्लड क्या होगा, बाहर होगा, FLUID, फ्लड आउट होगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ से, अब देखिए इसमें क्या है, स्ट्रीम, वैसे स्ट्रीम आया, स्ट्रीम लाइन, यानी क्या है, इसमें जो स्ट्रीम ट्यूब के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम लाइन बनेगी, यानी वो क्या किसके लिए बात करने लगेगा, पूरे क्लोज्ड के लिए बात करने लगेगा। यानी जब कोई आपका जो क्लोज्ड रहेगा यानी बंद रहेगा, जैसे ये है सपोज जी, अब इसमें जो है स्ट्रीम लाइन आप खींचेंगे, जैसे आपने ये किसी पार्टिकल को लिया, यहाँ से देखो इसके अंदर मतलब क्या है, स्ट्रीम लाइन है, यानी कि अब क्या है, स्ट्रीम लाइन पहले जो थी खुले अंतराल में थी, लेकिन अब क्या है, वो ट्यूब में बन गई। जब ये ट्यूब में स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम ट्यूब कहेंगे। समझ गए, कोई ज़्यादा कठिनाई वाली नहीं है। यानी जितना भी इसका मास होगा वो किस में होगा, ये बाउंडेड होगा, नंबर ऑफ ए सिस्टम स्ट्रीम लाइन्स होंगी उसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं क्या, कि इट इज ए फ्लड, इट इज फ्लड मास, मास क्या रहेगा, वो बाउंडेड रहेगा, बाउंडेड बाई किससे, जो स्ट्रीम लाइन है, नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइंस, स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो था हमारा, ठीक है, इसको इस प्रकार से, यदि अदर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि द स्ट्रीम लाइन ड्रा थ्रू ईच पॉइंट्स ऑफ ए क्लोज्ड कर्व, किसमें, यानी क्लोज्ड कर्व में जो है होता है इनक्लोज्ड ट्यूबुलर सरफेस इन द फ्लड। तो इसको हम इस प्रकार से डिफाइंड भी कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है, इट इज ए फ्लड मास होता है, मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो फ्लड मास होता है वो बाउंडेड रहता है किससे, स्ट्रीम लाइन से। देख सकते हैं बहुत सारी हैं, इस वजह से जो है ये हमारा क्या है, स्ट्रीम ट्यूब है। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या जाना, हमने जो है चारों जो स्पेशल जो आती रहती थी लैंग्वेज को उनको जान लिया है, ठीक है। अब आइए जानते हैं कुछ न्यूमेरिकली प्रॉब्लम कैसे करना है सॉल्व, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे कुछ और, ठीक है। तो देखिए हम समझेंगे न्यूमेरिकल हमारा किस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं, वो आप देख रहे होंगे कि ये आया हुआ क्वेश्चन से। हम क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता है, हम इतने करवा देते हैं कि जो हम कराते हैं वही जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर, मेनली, है कि नहीं है। बाकी तरीका पर डिपेंड होता है, यदि आपने तरीका सीख लिया तो न्यूमेरिकल हमारा जो है जैसा भी है बन जाता है। समझिए क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्ट्रीम लाइन, हमें क्या स्ट्रीम लाइन चाहिए, एंड पथ चाहिए, दो चीज़ें इसमें जो है चाहिए। अब जो आपको सिस्टमेटिक तरीका समझना है कैसे इसको हमें जो है सॉल्व करना है, तो आप इक्वेशंस जानते हैं, इस पहले हम निकालेंगे स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो हम इक्वेशन जानते हैं, तो पहले इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ क्या, स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीम लाइन क्या होती है, वो होती है हमारी dx डिवाइड में u बराबर में dy बटे में क्या v, और बराबर में होती है हमारी dz बटे में w, ठीक है। अब यहाँ 2 डायमेंशनल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ w जो है हमारा z डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या है हमारा 0 है, इस वजह से 2 डायमेंशनल है, ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला है। वैसे नहीं भी गया था तो अब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि w बराबर उसने पहले भी दे दिया था, ठीक है। आइए देखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें जो निकालना है, तो पहले हमें क्या है, जो u भी जिस वैल्यू दी गई तुरंत आपको यहाँ रख देना है। तो यानी इसको अगले स्टेप में हम यदि देखें तो क्या करना है हमें, dx बटे में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस, मतलब क्या है x बटे में हमारा 1 प्लस क्या हो जाएगा t हो जाएगा बराबर, और हमारा dy बटे में हमारा v का वैल्यू क्या है, हमारा v का वैल्यू हमारा है, सॉरी देख ले क्वेश्चन एक बार हम जो है चेक कर लें u कैसे आ गया, ठीक है। देख लेते हैं, u नहीं होगा यहाँ पर, कुछ y हो सकता है कि y हो, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं हम इस, हाँ सॉरी इसमें है ना, हम जो है y करेंगे, y होता है, ठीक है। यही इसलिए तो हम कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि हमारी इक्वेशंस बनेंगी y x z में, तो ये हमारा u कहाँ से आ गया है कि नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा u y सॉरी बराबर
डी जेड बटे में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अब चूंकि ये जीरो है वैल्यूज तो यहाँ पर हो गया हमारा क्या, जीरो जी। तो देखिए करने का तरीका क्या होता है, हमें जो है एक जो है स्पेसिफिक जो है तरीका अपनाना है। पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को, फिर ले लेना है फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस को। यानी कि आपको यदि आंसर लाना है तो यानी जो किताब से रिलेटेड रहता है वैसे तरीका तो आपका सेम रहता है, यानी आप फर्स्ट सेकंड को हल करें, फिर सेकंड थर्ड को करें और फिर इसको करें। लेकिन जो है अब ज़्यादातर जो है मेनली यूनिवर्सिटीज बुक्स में, क्योंकि अब जो है डिपेंड जो है कई टीचर जब जो कॉपी चेक होती हैं तो उसमें जो आंसर के तहत भी आंसर जो है लिया जाता है कि नहीं, आंसर मैच हुआ तो सही कर देते, नहीं तो कई कई जो एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं, हमने देखा है। मतलब जो है क्या है कि यदि आंसर मिला तो ठीक है नंबर दे देगा, यदि आंसर नहीं मिला तो उसको सीधा कट भी मार देते, कई टीचर्स ऐसे भी होते हैं, है कि नहीं है। इस वजह से जो है जैसा हम प्रोसेस बता रहे हैं वैसा आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को लेंगे, यानी जी हमारा जो फर्स्ट मेंबर हो गया, जी हमारा सेकंड मेंबर हो गया, और जी हमारा कैसा हो गया, थर्ड मेंबर हो गया। ठीक है, अब ये तीनों मेंबर हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो है हम किसको ले लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर को ले लेंगे। तो हम ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, ठीक है, मेंबर, ठीक है। अब चूंकि इक्वल है तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स हो जाएगा, बटे में हमारा एक्स 1 प्लस का टी है, ठीक है, बराबर फिर ये हमारा डी वाई बटे में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई, ठीक है। इसको थोड़ा हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको टी को ऐसा करते हैं हम जो है इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी हम 1 प्लस टी हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, डी एक्स बटे में हमारा एक्स हो जाएगा, बराबर में हमारा डी वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमारा डिफरेंशिएशन हमें तो एक्स से मतलब है तो टी तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो हमें तो टी चूंकि टाइम जो है इंडिपेंडेंट है तो हमें टी से कोई मतलब ही नहीं, ये तो हमारा कांस्टेंट के रिलेटेड में चला जाएगा। तो डिफरेंस से यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग कराएंगे, तो हम कराएंगे क्या, इंटीग्रेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसके तो कोई मतलब नहीं है, तो जी हमारा यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, इस जी जानते इसका इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या होता है, लॉग एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग एक्स हो जाएगा, और इसका कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं जब ये दो प्रॉपर्टी यदि लॉग में हुआ करें तो आप इसका कांस्टेंट भी जो है आप लॉग में ही माना करें, तो जी आपका क्या हो जाएगा, लॉग सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग सी। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगा करके लॉग की तो आप जो है एक स्पेसिफिक वैल्यूज पर जो है पहुंचेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप यहाँ ले जाएंगे, लॉग एम पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लॉग एक्स की पावर 1 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से बराबर इसमें लॉग एम प्लस एन जो है ऐसा लॉग एम इंटू एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग वाई इंटू सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख सकते हैं लॉग हमारा ऑपरेटर है तो ऑपरेटर को काटा नहीं जाता, इसको ऑपरेट कराया जाता है, यानी ये कट जाएंगे तो हमारा आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स की पावर, ये पावर हो जाएगा बराबर हमारा हो जाएगा क्या, वाई इंटू सी टू, ठीक है। इसको इक्वेशंस हमने जो है फर्स्ट कह दिया, जी मेंबर्स हैं, जी हमारी इक्वेशंस नहीं है, ठीक है। जी आ गया तो ये सॉल्यूशन निकल आया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम मानेंगे फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर को, तो हम यहाँ से चलेंगे तो हम ले लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर तो लेंगे तो हमारा हो जाएगा डी डिवाइड में एक्स बटे में 1 प्लस टी बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी जेड बटे में 0। अब 0 यहाँ जाएगा तो जो सबको 0 कर देगा तो एम्प्लाइज डेट हमारा डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। जब इसका इंटीग्रेट कराएंगे मतलब इंटीग्रेट तो हमारा जो है जेड इक्वल आ जाएगा C1, यानी सी, अब चूँकि यहाँ पर C2, चलिए ऐसा करते हैं C2 हमने लिखा है, C2 काय को हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, YC है ये, ठीक है। यहाँ पर इसको C1 कह दीजिए, ठीक है, तो ZC1। तो देखो एक इक्वेशन हमारी जी आ गई है, एक इक्वेशन जी आ गई है, तो ये अब देखेंगे इस यदि हम इनको भी ले लेंगे तब भी हमारी इक्वेशन यही आएगी, है कि नहीं है।
तो हम कह सकते हैं जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, तो यहाँ से कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द स्ट्रीम लाइन। तो आप समझ गए हैं कैसे हम निकालेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं, आपको एक सिस्टेमेटिक तरीके से चलना है, तो आप जो है आसानी से निकाल लेंगे। सिंपल होता है, मेन होता है आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, आइए देखते हैं इसका जो है अगला जो क्वेश्चन है, इसी में क्या कहा गया है उसको देखेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिर आगे। इसी में पूछा गया हमें पथ लाइन। तो पथ लाइन का इक्वेशन हमने बताया था क्या होता है, तो वो जो है आपको निकाल लेना है। तो पथ लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वी नो डेट द इक्वेशन ऑफ क्या, पथ लाइन। ठीक है, क्या होता है, u बराबर dx dt। ठीक है, और दूसरा हमारा b बराबर dy dt, और तीसरा हमारा w बराबर dz dt। ठीक है, सबकी वैल्यू आपको पता है। u की वैल्यू क्या है आपकी, x प्लस 1/t बराबर dx dt। ठीक है, और आपको v की वैल्यू पता है कितनी है, y बराबर में हो जाएगा dy dt, और w की वैल्यू पता है 0 dz dt। बस इनका इंटीग्रेशन करने के लिए आप जो है इनका जो है सही पोजीशन में इनको रख लीजिए। ठीक है, सेपरेट कर दीजिए इनको। तो dt आप यहाँ ले आइए, तो dt बटे में 1 + t हो जाएगा बराबर dx डिवाइड में x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर ये dt हो जाएगा बराबर में हो जाएगा dy डिवाइड में y, और यहाँ हो जाएगा, अब चूंकि ये 0 चला जाएगा तो dz बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से इंटीग्रेट करा देना है इनको। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग कराएंगे तो देखो जी किसका होता है, log का हो जाएगा, log 1 + t क्या हो जाएगा, log 1 + t। ठीक है, अब कोशिश करिएगा जो x रहता है, x साइड आप कभी भी कांस्टेंट ना लिया करें। आंसर चाहिए तो आप x इस साइड ले लीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट आप लीजिए तो इसमें ले लीजिए, सपोज कोई सा भी कांस्टेंट ले लीजिए, सपोज आप जो है a ले लीजिए x के लिए। ठीक है, बराबर यहाँ से हो जाएगा x। ठीक है, log x। तो इसको पहले इसको इस्तेमाल कर लेंगे, बाद में उनको करेंगे। ठीक है, तो एम्प्लाई डेट आपका हो जाएगा log x बराबर a, तो यहाँ से आपका log a। ठीक है, और फिर हो जाएगा कोष्टक में a + t। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ऑपरेटर हट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा अपना a 1 + का t। तो एक इक्वेशंस आपको यहाँ से ये मिल गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आप वैसे ही करेंगे, तो y साइड नहीं लेंगे आप, उस साइड लेंगे। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, log y बराबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये t हो गया। ठीक है, चूँकि अब तो आप यहाँ t आया, अब देखिए यदि ये भी log में आता तो आप log ले लेते। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता तो आप कैसे लेंगे आप कांस्टेंट को, तो मैं तो इसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया b। ठीक है, अब इसका हटाएंगे, log हटाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं जी, कहाँ पहुँच जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। तो देखो जी b, देखो दूसरी इक्वेशंस भी हमारी आ गई। अब z का इंटीग्रेशन कराएंगे तो z का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी इसका कोई c कह दीजिए। देखो जो तीनों इक्वेशंस हमने फाइंड कर ली हैं, तो हम कह सकते हैं विच इज, मतलब दीज आर द इक्वेशन ऑफ पथ्स लाइन्स।
ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू जो है हम अगले वीडियोज़ में करेंगे। अगले वीडियोज़ जो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, क्योंकि उसी में हम जो है वेलोसिटी ऑफ पोटेंशियल और साथ में सम डेफिनेशन जो रहेंगी हमारी वोर्टिसिटी की, वेक्टर की, वर्टेक्स लाइन क्या होती है, वोर्टेक्स ट्यूब क्या होता है, बेल्ट रेनिक फ्लो क्या होता है, बाउंड्री सरफेस क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से डिस्कशन करेंगे। आपको कंटेंट बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट मिलने वाला है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।